Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 344 मीता जी के सामने सारी सच्चाई। मोम, क्या इन लोगों ने आपको ऐसी रूम दिया है? मैं अभी उनसे हिसाब करके आता हूँ। जैकी गुस्से से रूम से बाहर जाने वाला था, पर मीता जी ने उसे रोक दिया और बोली, नहीं, ये रूम मेरी खुद की पसंद की थी, क्योंकि मुझे बड़ी रूम की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी मेरी जिंदगी में कुछ नहीं था जीने के लिए। मोम, आप ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं हूं, और डैड भी तो आपकी इंतजार कर रहे हैं। जैकी की बात सुनकर मीता जी हैरान रह गई। अब आगे उन्हें पहले तो जैकी की बातें समझ में ही नहीं आई कि जैकी आखिर क्या कहना चाहता है। फिर वो जैकी की गाल हाथ रख के हकलाते हुए बोली, का क्या कहा तुमने अभी अभी? जैकी जानता था कि उसकी मोम की रिएक्शन ऐसा ही होने वाला था। उसने अपनी मोम की हाथ पर हाथ रखा और बोला, मोम, मैंने सही कहा, डैड आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या आप डैड से मिलना नहीं चाहती हो? जैकी सच कह रहा था, पर मीता जी को अभी भी होश नहीं था। क्या संजय जिंदा है? पर वो तो जब से होश में आए है। उन्होंने उसे यही बताया कि एक्सीडेंट में संजय की मौत हो गई है। और पहले भी भले ही कोमा में थी, फिर भी वो सबकी बातें सुन और समझ सकती थी। तब भी वो यही कहते थे कि संजय की मौत हो गई है। और तब तो वो कुछ भी कर नहीं सकती थी, फिर उन सबको उसके सामने झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तो क्या ये सब लोग बस झूठ बोल रहे थे, बस उसे यहाँ रखने के लिए? नहीं, अगर ऐसा होता तो संजय उससे एक बार भी मिलने क्यों नहीं आते? जैकी भी अपनी मोम की दिल की बातों को समझ पा रहा था। इसलिए उसने प्यार से उनकी हाथ को पकड़ा और बोला, मोम, आप इतना परेशान क्यों हैं? यहाँ बैठिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। जैकी ने मीता जी को आराम से बेड पर बैठा दिया, खुद भी बैठ गया। और शुरू से लेकर जो उसे पता था उन्हें सब कुछ बताने लगा। जैसे जैसे मीता जी जैकी की बातें सुन रही थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मतलब जैसे वो सोच रहे थे कि संकाय जी अब जिंदा नहीं है। ठीक वैसे ही संजय को भी ये नहीं पता था कि वो जिंदा है, और इतने सालों से वो घर से दूर रह रहे थे, ताकि उनकी घरवालों पर कोई खतरा ना आए, और उनकी बीबी की तरह घर से कोई इसका शिकार ना बन जाए। इसलिए संजय जी ने दुनिया के सामने खुद को मार दिया। और आज तक अकेले रह रहे थे। मीता जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। और तो और उनके बेटे ने भी कितना कुछ सह बाहर रहकर। जैकी की बातें सुनकर वो ईशानी को और भी पसंद करने लगी थी, जिसने उनके बेटे को बचाया और उसे एक अच्छी और नई जिंदगी दिया। उसे एक छोटे भाई की तरह ट्रीट किया और उसकी हर सही गलत जिद को पूरा किया। भला आजकल कौन पराये लोगों के लिए इतना सब कुछ करते हैं? और तो और ये ईशानी ही थी जिसकी वजह से सबको पता चला कि जैकी उनका बेटा है। जैकी की बातें सुनकर ही उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि ये लड़की मोक्ष के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए मोक्ष ने उसे अपनी जीवन साथी के रूप में चुना है। क्या तुम अपने डैड से मेरी बात करवा सकते हो? जैकी अपनी मोम की खुशी को देख सकता था। क्या इसे ही प्यार कहते हैं? पता नहीं उसकी शिवानी कैसी होगी। जैकी ने अपनी मोम को देखा और बोला, मोम, अभी नहीं, रात को आप डैड से बात कर लेना। वैसे आप जब ठीक हो गई थी तो वापस क्यों नहीं आई मोम? मोक्ष भाई आपको डैड से मिलवा देते। उसकी बात सुनकर मीता जी की आंखें उदासी से भर गई। वो जैकी को देखते हुए बोली, क्योंकि तुम्हारे छोटे मामा नितिन अभी कोमा में है। अगर मैं यहाँ से चली गई, तो उनका ट्रीटमेंट बंद हो जाएगा। वैसे भी उसका ख्याल रखने वाला अब सिर्फ निर्मला है। पर वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। अगर नीरज ने नितिन का ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया, तो तुम्हारे छोटे मामा कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। इसलिए उसने ये शर्त रखा है कि मैं यहाँ रहूंगी तो ही वो नितिन का ट्रीटमेंट करेगा, वरना नितिन का ठीक होने का कोई चांस नहीं है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि नितिन को कुछ हो जाए। नीरज ने नितिन को ठीक करने के बदले मुझसे शादी करने का शर्त रखा है। वैसे भी मुझे लगता था कि तुम्हारे डैड अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं थी। जब नितिन ठीक हो जाता तो मैं भी तुम्हारे डैड के पास। इतना कहकर वो रुक गई, पर जैकी अपनी मोम की अधूरे बात को भी अच्छी तरह से समझ गया। उसने जल्दी से अपनी मोम को हक कर लिया। मोम, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अगर आप मोक्ष भाई या बोस के पास जाते तो पहले ही मेरी दी नितिन मामा को ठीक कर चुकी होती। उसकी बात सुन मार मीता जी ने उसकी पीठ पर हल्के से थपथपाया और बोली, इसमें सिर्फ नीरज ही मदद कर सकता है।
क्योंकि पहले ही नितिन को बहुत से डॉक्टर को दिखाया गया है और कोई भी उसकी केस को लेकर श्योर नहीं है कि वो उसे ठीक कर सकते हैं। शायद नीरज ने डे से मुझे ठीक किया था, वैसे ही नितिन को ठीक कर दे। उनकी बात सुनकर जैकी हैरान होकर बोला, ये आपसे किसने कह दिया मोम कि नीरज ने आपको ठीक किया? उसकी बात सुनकर मीता जी थोड़ी कंफ्यूज हो गई और बोली, क्या मतलब? उसने ही तो मुझे ठीक किया है ना, उसने जो मेडिकेशन और ट्रीटमेंट किया था उसकी वजह से ही तो मैं ठीक हो गई हूँ। उनकी बात सुनकर जैकी सिर हिलाकर बोला, मोम आप इतनी भोली क्यों है? आपको क्या लगता है अगर वो आपको ठीक कर सकता था, तो फिर इतने सालों से वो क्यों आपको ठीक नहीं कर पाया? और नितिन मामा जी को भी आज तक वो क्यों ठीक नहीं कर पाया? क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट की वजह से आप कभी ठीक ही नहीं हुई थी। जैकी की बात सुनकर मीता जी हैरान हो गई। क्या मतलब, वही तो सालों से मुझे ट्रीट कर रहे थे। फिर अगर उसने मुझे ठीक नहीं किया तो किसने किया? मीता जी अभी भी कंफ्यूज थी और जैकी की बातों को समझ नहीं पा रही थी। तो जैकी हंसते हुए बोला, मोम क्या आपको याद है 2 साल पहले आप स्वीडन गई थी? जैकी की बात सुनकर मीता जी याद करके बोली, हाँ कुछ दिन के लिए नीरज मुझे किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए स्वीडन लेकर गया था। पर वो तो बस 3 दिन के लिए था जितना मुझे याद है। तब मैं बस देख सकती थी, मैं कोई रिएक्ट नहीं कर सकती थी। उनकी बात सुनकर जैकी बोला, मोम आप उसी डॉक्टर की वजह से तो ठीक हुई है जिन्होंने 3 दिन के लिए आपको ट्रीट किया था। क्या? मीता जी थोड़ा हैरान रह गई। भला हैरान कैसे नहीं होती, 3 दिनों में वो कब ठीक हो गई? वो तो वहां से आने के 8 महीने के बाद होश में आई और ठीक हो गई। मीता जी हैरानी से बोली, पर ये कैसे हो सकता है? तब तो मैं ठीक नहीं हुई थी। उनकी बात सुनकर जैकी हंसते हुए बोला, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर डॉक्टर ईशा थी। 3 दिनों में आपकी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट आया था और उन्होंने ही आपने लिए मेडिकेशन और कुछ ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रेस्क्राइब किया था। अगर आप वहां 2 महीने रहती तो भी आप ठीक हो जाती। पर उस नीरज अंकल को उसे फॉलो करके आपको ठीक करने के भी 8 महीने लग गए। ये कहते हुए जैकी की आंखों में लापरवाही और तिरस्कार साफ नजर आ रहा था। वहीं मीता जी अब भी जैकी की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। उन्हें जितना याद था, जब वो स्वीडन ट्रीटमेंट के लिए गए थे, वो एक लड़की थी जो शायद छोटी थी। क्या उसने ही सच में उन्हें ठीक करने के लिए दवाइयां दिया था? क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। ऑफ कोर्स डॉक्टर कोमा में रहे पेशेंट को तो मेडिकेशन प्रेस्क्रिप्शन तो नहीं पकड़ा कर बोलेगी ना कि लो अब खुद की ट्रीटमेंट करो। ऑफ कोर्स वो पेशेंट की फैमिली मेंबर को ही मेडिकेशन समझाएगी। और उस डॉक्टर ने नीरज को उसके फैमिली मेंबर सोचकर ट्रीटमेंट प्रोसेस और मेडिकेशन बताया होगा। अब उन्हें नीरज पर और भी गुस्सा आ रहा था। मतलब नीरज ने सबको और उन्हें भी झूठ बोला था। नीरज के पी वो पहचानने में पहले की तरह फिर से गलती कर दिया था। यहाँ कोमा में रहने के बाद जाकर उन्हें धीरे धीरे नीरज का असली चेहरा नजर आ रहा था। नीरज एक बहुत ही छोटी सोच रखने वाला आदमी था। अगर उसकी और उसके फैमिली की इज्जत पर थोड़ा भी बात आए तो वो जिंदगी भर बदला लेने की अक्सर ढूंढेगा। उसकी शादी गीता से होने के बाद भी वो सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उनसे भी शादी करना चाहता था। इतने सालों में वो इतना तो समझ गई थी कि नीरज एक नंबर का घटिया आदमी है। तभी जैकी बोला, मोम क्या आप जानना नहीं चाहती हो कि वो कौन थी? जैकी की बातों से मीता जी सोच से बाहर आए और जैकी की तरफ देखा। तभी जैकी हंसते हुए बोला, वही तो मेरी दी थी, और उस बार मैं भी स्वीडन गया था। पर मुझे जल्दी इंडिया आना पड़ा, क्योंकि अगर मैं नहीं आता तो जरूर दी मेरा वहां यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देती। क्योंकि मेरी बॉस चाहती थी मैं बिजनेसमैन बनूं। आपको पता है ना मोम ये कितना बोरिंग है? बिजनेस करना, हर दिन उस बोरिंग फाइल में डूबे रहना, लैपटॉप में घुसे रहना, इससे अच्छा तो हैकिंग करना और फाइट करना है। मीता जी आपने बेटे को देख रही थी, जिसका नेचर बिल्कुल आपने डैड पर गया था। संजय जी को भी तो ऐसे ही बिजनेस बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें भी अंडरवर्ल्ड में अपना नाम बनाना पसंद था और वो उस वक्त बहुत पावरफुल भी तो थे। तभी मीता जी उसे रोकते हुए बोली, क्या वही लड़की अभी मेरे मोक्ष की बीबी है? मीता जी को ईशानी का चेहरा याद नहीं था, क्योंकि ट्रीटमेंट के वक्त तो वो मास्क पहनती थी। अभी फोटो में ईशानी को देखकर वो बता सकती थी कि ये लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी रियल में भी।
उनकी पूछने से जैकी अपनी बड़बड़ से बाहर आया और बोला, हाँ मोम, वही मेरी बॉस और अभी मोक्ष भाई की वाइफ है। मीता जी की चेहरे पर स्माइल आ गई। अच्छा, तो क्या तुम अपनी बॉस मतलब भाभी को ऐसे ही परेशान करते थे? जब वो पढ़ाई के लिए कहती तो तुम दूर भाग जाते थे, मीता जी हंसते हुए बोली। तो जैकी सिर हिलाकर बोला, मोम आप इसका दोष मुझे नहीं दे सकती। ये तो मेरे डैड का गुण है जो मुझ में आया है, मुझे सच में बिजनेस स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी बॉस मुझे मीटिंग में अपने साथ ले जाती थी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने मुझे हैकिंग और फाइटिंग भी सिखाया है, ये अच्छा है ना? अब मैं इन लोगों को अच्छे से सबक सिखा सकता हूँ। मीता जी ने हाँ में सिर हिला दिया। सच में उनका बेटा उनके पति की जेरोक्स कॉपी था। वहीं बाहर सब मुंह बनाकर बैठे हुए थे और देख रहे थे कि कितनी देर से माँ बेटे दोनों में बातें चल रही है। अब तो रत्नाकर जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो नीरज का क्या करे। उन्होंने तो सोचा था नीरज से मीता की शादी हो जाएगी तो अच्छा है। पर अब जब मीता की एक बेटा भी है तो वो कैसे नीरज से मीता की शादी करवा सकते थे। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष के ऑफिस में ईशानी ने दोनों बच्चों को खाना खिला दिया था और रुद्रांशी को काउच पर अच्छे से बैठाकर रुद्रांश को लेकर ड्रेस चेंज करके वॉशरूम में चली गई थी। क्योंकि रुद्रांश के ड्रेस में खाना गिर गया था, जिस वजह से उसके चेस्ट और नेक में भी खाना लग गया था। वहीं रुद्रांशी आराम से काउच पर पेपर और पेन से खेल रही थी। साइड स्टक की वजह से वो गिरने नहीं वाली थी। तभी दोनों केबिन के अंदर आया। हिल की टक टक आवाज से रुद्रांश ने घूमकर देखा। वहीं अभी जो अंदर आई थी, वो भी केबिन की अंदर से हालत देखकर हैरान थी। चारों तरफ पेपर्स बिखरे हुए थे, छोटे छोटे बग्स जैसे लेटर सीखने वाले खिलौने भी सोफे के चारों तरफ गिरे हुए थे। वो लड़की ये देखकर गुस्सा हो गई। तभी उसकी नजर रुद्रांश पर पड़ी जो उसे ही अपनी ग्रे आंखों से घूर कर देख रही थी। उस लड़की ने एक छोटी सी नी लेंथ की ड्रेस पहना हुआ था। चेहरे पर ढेर सारा मेकअप। वो रुद्रांशी को देखकर हैरान थी। उसने आज से पहले इतनी प्यारी बच्ची को कभी नहीं देखा था। रुद्रांशी सच में किसी छोटी सी एंजल की तरह दिख रही थी। बस उसके पीछे पंख नहीं था, वरना कोई भी उसे परी ही समझता। फिर भी अंदर आई लड़की जो कि प्याली थी, वो गुस्से से भर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटी बच्ची अंदर कैसे आई।